प्रलय काल चक्र का अभिन्न भाग है जो सृष्टि के विनाश को दर्शाता है और स्वयं भगवान शिव के अधीन है, जिन्हें संहारक के रूप में भी जाना जाता है, जो प्रलय लाते हैं और सृजन व पुनर्जन्म को सुनिश्चित करते हैं। जीवन का अंत ही नए जीवन का मार्ग खोलता है। यह घटना निरंतर चलती रहती है, जैसे सूक्ष्म रूप में शरीर के अंदर हर सेकंड लाखों कोशिकाओं का खत्म होना तथा विभाजन और पुनर्जन्म से नए कोशिकाओं का बनना, या विकराल रूप में तारों का फटना। धरती के इतिहास में भी एक ऐसी घटना दर्ज है जब सूर्य जैसे तारे के फटने से धरती पर आया था प्रलय, जिसमें जमीन पर रहने वाली आबादी को तबाह कर दिया था। लाइफ का एवोल्यूशन काफ़ी उतार चढ़ाव वाली प्रोसेस रही और इसके पहले के वीडियोस में हमने पृथ्वी और लाइफ के जन्म के बारे में जानने के साथ पहले प्रलय का कारण और इसका जीवन पर प्रभाव भी देखा। कैसे लाइफ के मूल तत्वों में से एक की भी कमी या एक्सेस पृथ्वी से लाइफ का विनाश कर सकती है। पहले प्रलय से उभरने के बाद लाइफ न केवल संभली, बल्कि इसने एनिमल लाइफ को समुद्र से जमीन तक पहुंचा दिया। पर खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि जल्द ही पृथ्वी दूसरा प्रलय झेलने वाली थी। आज हम इस कंट्रोवर्शियल दूसरे प्रलय के बारे में जानेंगे, जिसे लेट डेवोनियन मास एक्सटेंशन या किलवास्कर इवेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो लगभग 37.5 करोड़ साल पहले हुआ था, यानी डेवोनियन पीरियड के अंत से लगभग 1.6 करोड़ साल पहले। यह दुखद घटना पृथ्वी के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प समय में हुई, खासकर एवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट से। इसलिए इस त्रासदी पर बात करने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह किस तरह की दुनिया में हुई थी। डेवोनियन पीरियड पैलेजोइक इरा और फेनेरोजोइक इओन का चौथा पीरियड था। इसे अक्सर लेट पैलेजोइक सबसिस्टम की शुरुआत भी माना जाता है। यह लगभग 6 करोड़ साल तक चला, 41.9 करोड़ साल पहले से लेकर 35.9 करोड़ साल पहले तक। इसके पहले सिल्यूरियन पीरियड था और इसके बाद कार्बोनिफरस पीरियड आया। इसे अक्सर एज ऑफ फिश भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय महासागरों में विभिन्न प्रकार की विचित्र और अद्भुत मछलियां पाई जाती थी। सिल्यूरियन पीरियड के कंपैरिजन में डेवोनियन की स्थिर जलवायु ने जीवन को फिर से पनपने का मौका दिया, लेकिन डेवोनियन पीरियड की शुरुआत तक कंपटीशन बढ़ने लगा और यह पहले बड़े एडेप्टिव वॉरफेयर की ओर ले जा रहा था। एक तरफ ऑर्थोपॉड्स थे, जिन्होंने कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बाद अधिकांश समुद्री इकोसिस्टम पर राज किया था, और दूसरी तरफ वर्टिब्रेट्स, जो पहले थोड़े कमजोर थे क्योंकि उनके पास एक्सोस्केलेटन्स जैसी सुरक्षा नहीं थी, लेकिन जॉस के विकास के बाद हमारे पूर्वज कम से कम मुकाबला करने में सक्षम हो गए। यस, दे स्टार्टेड टू बाइट बैक। इस काल में अमोनाइट्स का विकास हुआ, जो आज के स्क्विड, ऑक्टोपस और कटल फिश के रिश्तेदार थे। इनके पास घुमावदार शेल होते थे, जो इसे तैरने में मदद करता था और शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करता था। ब्रैकीपॉड्स समुद्री इनवर्टिब्रेट्स थे, जिनके पास हार्ड शेल होते थे। इनमें से एक था प्लेकोडर्म्स आर्मर्ड फिश, जो पहले जबड़े वाले वर्टिब्रेट थे, और आधुनिक शार्क्स, बोनी फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के पूर्वज माने जाते हैं। डंकिलोस्टियस, जिसे डंक बोन भी कहा जाता है, इसका आकार 3.3 मीटर से लेकर 10 मीटर तक हो सकता था। इस मछली की सबसे घातक विशेषता थी इसके आर्मर्ड जॉस। इसके जबड़ों में टीथ के बजाय मोटी बोन प्लेट्स थीं, जो बेहद ताकतवर थीं। यह 36,000 केजी पर स्क्वायर इंच का जबरदस्त बाइट फोर्स उत्पन्न कर सकता था। टेट्रापॉड्स 4 पैरों वाला लैंड वर्टिब्रेट्स, ये भूमि पर कदम रखने वाला पहला जीव था। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण है टिकतालिक, जो फिश और अर्ली एम्फीबियंस के बीच की कड़ी माना जाता है। इसके फिन्स ऐसे थे जो उथले पानी में इसे धक्का देकर आगे बढ़ने में मदद कर सकते थे। यह गहरे पानी के बजाय उथले या दलदली इलाकों में रहता था, जहां इसे दोनों तरह के अनुकूलन विकसित करने पड़े, पानी के अंदर भी और बाहर भी। इसकी गर्दन और आंखों की स्थिति इसे अधिक कुशल शिकारी बनाती थी, जिससे जमीन और पानी दोनों जगहों पर शिकार कर सकता था।
हालांकि ये अभी पूरी तरह टेरेस्ट्रियल नहीं थे। इनके शरीर में इतनी नमी बनाए रखने की क्षमता नहीं थी कि वो पूरी तरह से ज़मीन पर रह सकें, और इनका रिप्रोडक्शन भी पानी में होता था। ऑर्डोविशियन मास एक्सटेंशन से उभरने के बाद ज़मीन पर भी नए इकोसिस्टम्स विकसित हुए जो बहुत कुछ आज की दुनिया से मिलते जुलते थे। ज़मीन पर हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जो पहले फॉरेस्ट जैसा लग सकता था, लेकिन उस समय के ट्रीज के बजाय सबसे ऊंचे जीव अजीब प्रकार के फंगस थे जो 8 मीटर ऊंचे स्तंभों में विकसित हो गए थे, जबकि असली प्लांट्स अभी भी ज़मीन के करीब बने हुए थे। डेवोनियन ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट। डेवोनियन पीरियड के दौरान आधुनिक महाद्वीपों जैसे ऑस्ट्रेलिया, एंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एक साथ गोंडवाना नाम के सुपर कॉन्टिनेंट में जुड़े हुए थे। इसके अलावा यूरो अमेरिका और अन्य छोटे लैंड मासेस भी मौजूद थे। डेवोनियन क्लाइमेट पहले की तुलना में थोड़ा ठंडा था। महासागरों का औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि भूमि का औसत तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड था, और इस समय कोई आइस कैप्स या ग्लेशियर मौजूद नहीं थे। तो डेवोनियन पीरियड के प्रलय का क्या कारण था? जैसा कि मैंने शुरू में बताया, इस प्रलय का कारण कंट्रोवर्शियल है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि एक या एक से अधिक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के कारण पृथ्वी की ओजोन लेयर को क्षति पहुंची। इससे हानिकारक यूवी रेडिएशन पृथ्वी की सतह तक पहुंचने लगी, जिससे जीवों को नुकसान हुआ। डेवोनियन रॉक्स की स्टडी के दौरान साइंटिस्ट ने डेवोनियन पीरियड और कार्बोनिफेरस पीरियड की सीमा पर मौजूद अर्थ सॉइल की जांच की, तो उन्हें प्लांट स्पोर्स मिले जो अल्ट्रावायलेट लाइट से जले हुए थे। इससे यह संकेत मिलता है कि वे उस समय मौजूद थे जब ओजोन लेयर नष्ट हो गई थी। हालांकि कई आपदाएं ओजोन लेयर को खत्म कर सकती है, लेकिन विशेषज्ञ का मानना है कि इस मामले में सबसे संभावित कारण है एक सुपरनोवा। यदि सुपरनोवा एक्सप्लोजन पृथ्वी के करीब होता है तो यह पृथ्वी को खतरनाक यूवी रेडिएशन से नहला देगा, लेकिन तबाही वहीं नहीं रुकती। सुपरनोवा डेब्रिस अगले 1 लाख साल तक पृथ्वी पर गिरता रहता, जिससे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का निर्माण होता। फॉसिल एविडेंस बताते हैं कि उस समय की बायोडायवर्सिटी लगभग 3 लाख साल पहले से ही कम हो रही थी, जो यह दर्शाता है कि एक से अधिक सुपरनोवा एक्सप्लोजन ने पृथ्वी को प्रभावित किया होगा। आमतौर पर मैसिव स्टार समूहों में पाए जाते हैं, इसलिए पहले सुपरनोवा के बाद और भी सुपरनोवा होने की संभावना रहती है। साइंटिस्ट अभी भी इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए डाटा की तलाश में है। यदि डेवोनियन कार्बोनिफेरस बॉर्डर की चट्टानों में रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स पाए जाते हैं, तो यह इस बात का सबूत है कि उस समय के आसपास कोई नियरबाई स्टार फटा था। दूसरा सिद्धांत यह कहता है कि रैपिड ग्लोबल कूलिंग के कारण यह एक्सटिंक्शन हुआ था। यह ऑर्डोविशियन पीरियड के ग्लेशिएशन की तरह हो सकता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने से और ऑक्सीजन के बढ़ने से अर्थ ठंडी हुई और ग्लेशियर बनने से समुद्री जल स्तर गिर गया और मरीन एनॉक्सिया बढ़ गया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट इस एक्सटिंक्शन का कारण हो सकता है, जैसा कि क्रेटेशियस पीरियड के अंत में हुआ था, लेकिन इस सिद्धांत को कई कारणों से आलोचना मिलती है, क्योंकि हमें अब तक कोई इम्पैक्ट क्रेटर नहीं मिला है। इसके अलावा एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट समुद्री और स्थलीय दोनों जीवन को प्रभावित करता, लेकिन मरीन लाइफ को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जबकि लैंड लाइफ काफ़ी हद तक बच गया। इस प्रलय ने सबसे पहले ग्रैप्टोलाइट्स, ब्रांचीपॉड्स, गोनियाटाइट्स और कोरल्स को अपना शिकार बनाया। फिर आई ट्राइलोबाइट्स, गोनियाटाइट्स और स्पाइनी शार्क्स की बारी। इस प्रलय ने पूरे मरीन इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया था। एक समय का अजय शिकारी डनकलिस्टियस, जिसने लाखों वर्षों तक समुद्र की गहराइयों पर राज किया, देखते ही देखते इतिहास के अंधकार में समा गया। लेकिन इस विनाशकारी तबाही के बावजूद टेट्रापॉड्स बच गए। क्यों? क्योंकि वे भूमि पर कदम रख चुके थे, जहां यह मौत का तांडव उतना प्रभावी नहीं था। यह एक पैटर्न है जिसे हम आने वाले प्रलय में बार बार देखेंगे। जो तेजी से अडेप्ट कर सकते हैं वे जीवित रह सकते हैं, जबकि अपेक्स प्रेडेटर जो अपनी परिस्थितियों पर पूरी तरह निर्भर होते हैं सबसे पहले खत्म हो जाते हैं। और यह तो बस शुरुआत थी। अगले वीडियो में हम इतिहास के दूसरी भयंकर प्रलय की ओर बढ़ेंगे, पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन, यानी द ग्रेट डाइन।
जहां जिंदगी और मौत के बीच की खाई और भी गहरी थी। क्या कोई जीव बच पाया? देखिए अगले वीडियो में।